नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। और आज जनहित में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस से H3N2 वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं कोरोना ने भी फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार A, B, C और D। इसमें इन्फ्लुएंजा A, H1N1 और H3N2 उपकार तेजी से फैलता है। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैल रहा है। बच्चों में संक्रमण का गंभीर रूप से असर देखने को मिल रहा है। वायरस की चपेट में आने से बच्चों को आईसीयू में रखने की नौबत है। खतरे वाली बात यह है कि संक्रमण की चपेट में आने के बाद संक्रमितों में दवा का असर भी नहीं हो रहा। डॉक्टरों की संक्रमितों को सलाह है कि संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। गंभीर मामलों में हो सकती है बच्चों की मौत। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, सिर दर्द, 3 दिन से अधिक बुखार में शीघ्र डॉक्टर से परामर्श लें। H3N2 से बचाव के लिए बच्चों में टीकाकरण जरूरी। इन्फ्लुएंजा या फ्लू सांसों के संक्रमण की बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होता है। ये WHO की महामारियों की सूची में शामिल है। WHO के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 वेरिएंट A, B, C और D हैं। फ्लू के सभी वेरिएंट खतरनाक नहीं हैं। इनमें A और B ज्यादा संक्रामक है और मौसमी महामारी की वजह से बनते हैं। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, A, B, C और D। इसमें इन्फ्लुएंजा A, H1N1 और H3N2 उप प्रकार तेजी से फैलता है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहले ही लोग दहशत में हैं और इस बीच कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर दस्तक दे दी है और लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। 4 महीने बाद एक बार फिर से कोविड के नए मामले सामने आने लगे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 700 से अधिक नए मामले देखने को मिले, जिसे देखकर लोग दहशत में आने लगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। चिंतित केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिख सलाह दी है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने 6 राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जिन राज्यों को पत्र लिखा उनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल है। स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखकर कहा है कि 15 मार्च तक कोविड केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य सरकारों का टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, वैक्सीनेशन पर जोर देने का आदेश है। महामारी कोरोना वायरस के बाद H3N2 वायरस ने दहशत फैला रखी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस ने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। वायरस से संक्रमित बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ रहा है और इधर H3N2 वायरस को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए इसके बचाव के भी उपाय बताए हैं। मामले में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रखी है। डॉक्टरों के मुताबिक वैसे बच्चे जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें ये वायरस आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। चर्चा हम आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विकास मिश्रा, HOD माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कानपुर मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और अकील अहमद संवाददाता मंगलौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में विकास जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले जहां पर ये सारे केसेस आ रहे हैं वहां की जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंजा के जो मरीज है वो देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में रजी आपसे करूंगी, बाराबंकी में भी सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, तो ऐसे में बाराबंकी की अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा के फिलहाल कितने मरीज हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बारे में सतर्कता बरती जा रही है? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में आज जब हमने यहाँ पे डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर यहाँ पे 1000 से अधिक मरीज आते हैं, जिनमें से ज्यादातर सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा के जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। और उनको ये बताया गया है कि आप मास्क लगा के रखें, लोगों से दूरी बनाए रखें जब तक आपका सर्दी जुकाम बुखार ठीक नहीं हो जाता है। और यहाँ पर जिला अस्पताल में एक 8 बेड का अस्पताल वार्ड बनाया गया है, जिसमें मरीजों को रखने के इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। 8-8 घंटे में 3 शिफ्टों में 3 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है कि जो इस इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है, अगर वो यहाँ पर एडमिट किए जा रहे हैं तो उनकी देखभाल ये डॉक्टर करेंगे। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ मोहसिन खान भी संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं। मोहसिन, अगर हम गोंडा की बात करें तो यहाँ पर भी मरीज देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, जिस तरह के ये इन्फ्लुएंजा, जिस तरह से ये वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में गोंडा की स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ की सीएमओ का कहना है, डॉक्टर का, कि पूरी तरीके से यहाँ पे अपना हाथ को सैनिटाइजर से प्रयोग करें और मास्क लगाकर चले। और ऐसे कोई भी सर्दी जुकाम, जरा से भी कुछ भी ऐसी कोई बीमारी आपको लक्षण देती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस पर हम चर्चा, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर प्रवेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, दिल्ली से हमारे संवाददाता है। प्रवेश, दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा का कितना असर देखने को मिल रहा है? अनम्यूट कर लीजिए प्रवेश। दिल्ली में दिन प्रतिदिन जो है इसका असर दिखना शुरू हो जाए, दिन प्रतिदिन जो है आंकड़ों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि H3N2 के साथ साथ देश में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन दोनों का अंतर लगाना जो है काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि कोरोना की भी सेम कंडीशन है और H3N2 इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें भी सेम कंडीशन पाई जा रही है। उसमें भी छाती में गले में खराश हो जाती है। सेम वही प्रोसेस जो है कोरोना में चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बात अगर हम करें तो जयपुर, पुणे और पटना, ये 3 सिटी ऐसी है जहाँ पर इस इन्फ्लुएंजा की वजह से बच्चों के मौत के आंकड़े भी सामने आने शुरू हो गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि में जो असमानता है वो तो समझने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इन्फ्लुएंजा है इसका एक आंकड़ा ये भी है कि 5 साल से छोटे बच्चों को होता है और 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को होता है। कहने का मतलब है कि डॉक्टरों के लिए मुझे लगता है कि जहाँ हॉस्पिटल में देखा है इंतजाम शुरुआत तो हो गए, लेकिन उनको ये समझना एकदम से बहुत मुश्किल हो पाता है कि ये मौसमी बुखार है या इन्फ्लुएंजा है या ये कोरोना है, ये कहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। लेकिन फिलहाल इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अकील अहमद भी जुड़ चुके हैं, मंगलौर से संवाददाता है। अकील, मंगलौर में भी इन्फ्लुएंजा के केसेस देखने को मिले हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? अनम्यूट कर लीजिए। अकील जी, अपनी बात को पूरा करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अखिल जी, आपको फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी विकास जी का। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना काल में आपने हमारे दर्शकों की बहुत मदद भी की है कि कैसे उन्हें बचाव करने हैं, कैसे वो अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। और बहुत सारे समय समय पर आप हमारे चैनल में आए हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। आज हम बात करें इन्फ्लुएंजा की।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने इन्फ्लुएंजा का नाम नहीं सुना है, मैं उनके लिए चाहती हूँ कि आप जरा बताएं कि ये इन्फ्लुएंजा है क्या। यशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये ऑटोमिक्सोविरिडी की कैटेगरी को पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि बाकी लोगों को प्लीज म्यूट कर दिया जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जी विकास जी, आप कंटिन्यू करिए। यशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये पर्टिकुलरली ऑटोमिक्सोविरिडी से बिलोंग करता है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें आरएनए वायरसेस रहते हैं। इसमें से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के जो संरचना है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर दो तरह के पेप्लोमर्स रहते हैं। जैसे कोरोना वायरस में ऊपर रहते थे, उसी प्रकार से इस पे भी पेप्लोमर्स रहते हैं, एक H और एक N। यही H और N आपस में म्यूटेट करते रहते हैं। H 1 से लेके 16 तक होता है और N 1 से लेके 10 या 12 तक होता है। तो जैसे आपने बताया, आपने खुद बताया कि H1N1 को हम बोलते हैं स्वाइन फ्लू वायरस। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार होता है। उसी प्रकार से एक होता है H3N2 वायरस, जिसको WHO सन 2000 में सीजनल फ्लू का नाम ले चुका है। उसी प्रकार से H5N7 होता है, जो इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जो कि सार्स का कारण बना था सन 2002 में। रही बात अभी की, तो देखिए, सीजनल फ्लू का मतलब ये मौसमी आता है, तो इसमें बाकी जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादातर मरीजों में ये अपने आप नजला, जुकाम, खांसी, बुखार करके चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 5 साल से कम है या 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, इसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं, इसके अलावा जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे हार्ट डिजीज, मोटापा, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, किडनी की डिजीज, लिवर की डिजीज, इन लोगों में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसमें ये जो सिम्टम्स आते हैं, इसके साथ साथ बुखार बहुत तेज आता है। जैसे कोविड का वायरस का बुखार होता था तो वो 100-101 तक जाता था, लेकिन इसमें वायरस के बुखार में 103 डिग्री तक ये बुखार जाता है, तो पैरासिटामोल की डोज बढ़ानी पड़ती है। उसके अलावा उससे भी कम प्रतिशत मरीज होते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, इन्हीं रिस्क फैक्टर्स में, जिनमें हफनी आना शुरू हो जाती है। अगर वो अपनी जांच किसी डॉक्टर से कराएंगे तो पता लगेगा कि SpO2 का लेवल 90% से कम है। यानी यही मरीज हैं जो टारगेट है, यही मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना है। बाकी जितने भी मरीज हैं आपके H3N2 के, उनको होम आइसोलेशन में अपने आप को अलग रखना है, जिससे कि बाकी लोग, क्योंकि ये सांस के द्वारा, जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे ये भी सांस के द्वारा फैलता है, तो 8 से 10 दिन में ये वायरस चला जाता है। लेकिन अब की बार इस बार आउटब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोरोना को लेके हम बहुत सचेत थे। लोग एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन कर रहे थे, यशी जी, जिसके कारण मास्क पहन रहे थे, तो ये इतना ज्यादा एब्रप्टली नहीं आया। अब जैसे जैसे कोरोना कम होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों ने थोड़ी सी सावधानियां बरतना कम कर दी है, जिसकी वजह से ये सीजनल फरवरी और मार्च में ये बीमारी बढ़ गई है। तो इससे सावधान रहें, जैसे आप एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करते थे वैसे ही करें। और हाई रिस्क ग्रुप जो है वो अपने आप को फ्लू वैक्सीन जो हर साल बदलती है, क्योंकि ये स्ट्रेन म्यूटेट करता रहता है, वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। इस वैक्सीनेशन से 70% तक आपकी वो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और 70% तक संभावना है कि आपको अस्पताल या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है विकास जी, देखिए बहुत सारे सवाल आपकी बातों से मुझे मिले हैं और मैं इस पर आगे आपसे जानकारी भी लूंगी आपसे। और मैं यहाँ पर प्रवेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इन्फ्लुएंजा को लेकर जागरूकता कितनी है दिल्ली में? जी, मैं आपको बात, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जागरूकता की बात करें तो दिल्ली में लोग लापरवाह ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं आए दिन लोगों को देख रहा हूँ कि भीड़ में, बाजार में, मेट्रो में, इवन अस्पताल की भी मैं बात करूं, अस्पताल में भी लोग अभी तक मास्क लगाना शुरू नहीं हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात बता दूं कि हॉस्पिटल के अंदर वो किसी भी पेशेंट को देखने जा रहे हैं या दवाई दिलाने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई
सतर्कता की बात अगर मैं करूं तो वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री नए नए बने हैं सौरभ भारद्वाज ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसको लेकर अस्पतालों को इस बीमारी से लड़ने के लिए और इंतजाम करने के लिए सतर्क रहने के आदेश जारी हो चुके हैं। सरकार भी इस बात को लेकर दावा कर चुका है, लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। एक सवाल और है प्रवेश, अगर हम बात करें दिल्ली के तो देखिए कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो, क्योंकि कई देशों में भी इसका असर था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कोरोना की वजह से, लोगों में जागरूकता थी, उन्होंने सैनिटाइज करना खुद को शुरू किया और जो भी उसके प्रिकॉशंस है उन्हें लेना शुरू किया। क्या इन्फ्लुएंजा आपको इतना फैमिलियर लग रहा है कि किसी को उनको मालूम है कि ऐसा भी एक वायरस इस वक्त घूम रहा है हमारे इर्द गिर्द? जी देखिए, कोरोना और इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि लोगों को समझ पाना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को छाती में जलन होती है तो कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लोग इसको मौसमी बुखार समझकर भी लापरवाही करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जब कोरोना का दौर था उस समय एक डर का माहौल था, सरकार ने कई नियम बनाए थे, लॉकडाउन लगाए थे, जिस कारण लोग घर में टिके हुए थे। तो कुछ लोग डर की वजह से जरूर ये पालन मास्क और सैनिटाइजर का कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें छूट मिलनी शुरू हुई, त्योहारों का समय बीता है, अभी होली गई है, उसके बाद लोगों में फिर से लापरवाही दिखाई देनी शुरू हो गई है। विकास जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले और भी जो हमारे संवाददाता है उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कितना जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद आपसे जानकारी लेते हैं। मैं यहाँ पर मोहसिन का रुख करना चाहूंगी। मोहसिन, गोंडा की बात करें तो यहाँ पर लोग कितना जागरूक है? अनम्यूट कर लीजिए मोहसिन जी। जी श्री जी, जैसा हम आपको बता दें, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, ऐसे में भीड़ भड़ाके में ना सैनिटाइजर ना ही मास्क का कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो महिला अस्पताल हो, या कहीं के भीड़ भड़ाके एरिया हो। उनको इस बीमारी से अभी इस बीमारी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जी वापस आते हैं आपके पास। मोहसिन जी, मैं आपसे भी ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको जानकारी है या नहीं है? जी, अभी इस सिलसिले में हमने सीएमओ मैम से बात किया था, तो उनकी जानकारी में है। इस सिलसिले में लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और जो भी भीड़ भड़ाके के और ज्यादातर बच्चों को लेकर बोला गया है कि बच्चों को दूरी बनाकर रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भड़ाके एरियो से दूरी बनाकर रखें। जी रजी सिद्दीकी जी, कितनी जागरूकता है बाराबंकी में लोगों में? जी ऐसे जी, आपको बता दें, अगर जागरूकता की बात की जाए तो जागरूकता की बहुत कमी है बाराबंकी में। यहाँ पर लोग सर्दी जुकाम बुखार को नॉर्मल की बात समझकर यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर से दवा ले रहा है या कभी जाके जिला अस्पताल से ले रहा है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए कि जिला अस्पताल जो पहुंच रहे हैं तो वहाँ के डॉक्टर जरूर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस तरह से प्रोटेक्शन लीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क लगाइए। लेकिन अगर बाहर की बात की जाए, गांव की बात की जाए या शहर में ही बात की जाए तो यहाँ पे भीड़ भाड़ इलाकों में कोई भी प्रोटेक्शन लेने को तैयार नहीं है और बिना मास्क के सब घूम रहे हैं। अभी हाल ही में रैली की जा रही है, उसमें भी बिना मास्क के गैदरिंग देखी जा रही है। कोई भी प्रशासन की अगर बात करें तो किसी को जागरूक करने का काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को इन्फ्लुएंजा से लेकर जागरूक करने की जरूरत है, जिसमें लोगों को समझ में आए कि इन्फ्लुएंजा क्या है और किस तरह से ये बीमारी लोगों तक फैल रही है। जी अकील अहमद जी, आपकी आवाज आपको आवाज आ रही है? मिल पा रही है मेरी आवाज? अनम्यूट कर लीजिए अकील जी। अकील अहमद जी, अगर हम बात करें यहाँ मंगलौर की तो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा के केसेस में देखने को मिल रहे हैं। लोग कितना जागरूक है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, जिससे केंद्र सरकार काफी चिंतित है और सभी प्रदेशों को उन्होंने दिशा निर्देश को निपटने के दिए है। बात करें हम उत्तराखंड की, यह उत्तराखंड के हरिद्वार में जो स्वास्थ्य विभाग है उससे पूरी तरह अलर्ट हो चुका है और सभी जो सरकारी अस्पताल है उन्होंने एडवाइजरी जारी
कर दी है। जो डॉक्टर है वो भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनका सब देखने को नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वायरस है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो बच्चों और जो बुजुर्गों को तेजी से पकड़ता है, और डॉक्टर को यही कहना है कि जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करे। लेकिन ये आम आदमी जो है उनको भी जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है इस तरह पूरी तरह अलर्ट है। हालांकि अभी हरिद्वार की बात करें तो H3N2 के कोई ऐसा वायरस के मामला नहीं है, लेकिन जो आम बीमारी चल रही है, जो वायरल चल रहा है, वो अधिकतर खांसी, नजला, जुकाम, काफी संख्या में जो व्यक्ति हैं वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का जो मामला हरिद्वार में देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, मैं विकास जी आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला जी हैं कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं यहाँ पर। कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से देश में छुआछूत की बीमारियों का प्रचार है बहुत बड़े पैमाने पर। उसमें तमाम तरह की बीमारियां हैं जो छुआछूत से संबंधित हैं, और इसमें जल की शुद्धता, वायु की शुद्धता चाहिए। चारों तरफ गंदगी है। सरकार की सारी मशीनरी जितनी भी है, राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडा को प्रचार करने में लगाए हुए हैं, सारा धन खर्च करते हैं अपने ऊपर, जनता के लिए कोई धन नहीं खर्च कर पाते हैं, और जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। लोग अपनी अपनी पानी की टंकियों की सफाई करें, सरकार अपनी पानी की टंकियों की सफाई करे, और घरों में पानी चेक करे कि साफ सुथरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वायुमंडल साफ है कि नहीं है, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सारे साधन तो सरकार के नेता और ऑफिसर अपने ऊपर लगाए ले रहे हैं, जनता के ऊपर तो कुछ लगा नहीं रहे हैं। जनता को केवल एक थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब तक ये साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होगी, ये छुआछूत की बीमारी कंट्रोल में नहीं होगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चंद्र प्रकाश जी अपनी बात रख सकते हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद देता हूं, और इनके अथक प्रयास से विद्युत आपूर्ति जो ठप पड़ी थी, विद्युत कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। के न्यूज इसके लिए सक्षम चैनल था जिसने आवाज को उठाया और मुद्दे को मूर्त रूप दिया। धन्यवाद के न्यूज का। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसकी अनुपालना होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार कुछ कह रही है आप कुछ कर रहे हैं, मनमौजी नहीं चलती। बीमारी में आदमी को ध्यान रखना पड़ता है, और जिस प्रकार से कोरोना में देश के प्रधानमंत्री ने जनता की रक्षा के लिए जो है इंजेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करवाई, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ऐसी तकलीफ में सिर्फ दिशा निर्देशों की अनुपालना ही परम आवश्यक होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी राय हो, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर विकास जी का रुख करना चाहूंगी। विकास जी, एक एक करके कुछ सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, जिसमें पहली बात तो जैसे कि अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे यहाँ पर, प्रवेश जी इस बात को कह रहे थे कि एक डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि कोरोना क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है। और मैं इसमें एड ऑन ये करना चाहती हूँ कि देखिए बारिश शुरू हो गई है, बारिश बीच बीच में होने लगी है, और ये बेमौसम बारिश है, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को जब मौसम में चेंजेस होते हैं तो लोगों में ये हेल्थ इशू होते हैं कि सर्दी जुकाम तो बहुत कॉमन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूं तो सर्दी जुकाम के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूं। सर्दी जुकाम हुआ ठीक है, एक टैबलेट खा ली, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रा दर्शकों को समझाएं कि हम ये डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाए वायरल डिसीज़, इन्फ्लुएंजा और कोरोना के बीच में। यशी जी, देखिए ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो सीजनल बीमारियां होती हैं, खास करके नजला, जुकाम, खांसी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम वायरसेस की ही बात करें तो इस समय जो वायरस सबसे ज्यादा हम लोग के उसमें आ रहा है, तो नजला, जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए कोविड-19 वायरस, इन्फ्लुएंजा ABC, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनो वायरस, ये 4 प्रकार के वायरस हैं जो हमारे रीजन में ज्यादा फैले हुए हैं, और ये हर साल सीजनल बीमारियां होती, जिसमें से कोविड अभी पैंडेमिक था। और कुछ बैक्टीरियल कॉजेस भी होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन सब का भी होता है। तो फर्क इसमें ये करने का है कि मेन कोरोना और इन्फ्लुएंजा में हम कैसे फर्क कर सकें। जो नजला, जुकाम, खांसी के साथ अगर आपको सूंघने में या टेस्ट बड में आपको
टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है तो ये मान के चलें कि आपको कोविड हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म जांच के द्वारा होगा। इन्फ्लुएंजा का बुखार जो आता है वो एब्रप्ट ऑनसेट का होता है, यानी कुछ ही दिनों में बुखार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरे बदन में भयानक दर्द होता है, शरीर में कमजोरी आती है और ये वाला बुखार 103 डिग्री से 104 डिग्री तक जाता है सीरियस पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट में। इसके अलावा नाक की प्रॉब्लम की आपको सूंघने में दिक्कत हो रही है या टेस्ट की, ये ऐसा कुछ सिम्टम नहीं होता है। और उसके अलावा एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एब्डोमिनल सिम्टम्स के रूप में जी मिचलाना, डायरिया, ये सब सिम्टम भी आ रहे हैं, तो आप मान के चले इन्फ्लुएंजा ए या इन्फ्लुएंजा बी का संक्रमण है। बाकी जो आरएसवी और एडिनो वायरसेस हैं, ये तो बहुत ही नाजुक वायरस होते हैं, एनवेलप्ड है, नाजुक है, तो इनका तो लोगों को पता भी नहीं लगता। यशी जी जैसा आप खुद भी बता रही थी कि 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाता है। अब की बार ऐसा क्या कुछ फर्क आया है, वो मेन फर्क ये है कि H3N2 ने अपने आप को ऐसा म्यूटेट कर लिया कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया है। हालांकि ये वायरस 7 से 10 दिन में शरीर से चला जाता है, लेकिन खांसी लोगों को 3 से 4 हफ्ते तक बनी रहती है। वायरस शरीर से चला गया, लेकिन उसकी सूजन के कारण जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन है वो खांसी काफी दिन तक चलती रहती है। तो लोगों को लगता है जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ना समझे, डॉक्टर ने दवाई दी है, वायरस शरीर से निकल गया और ये खांसी जाने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। उसके लिए आप गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कर सकते हैं। सिंपल कफ सिरप का सेवन 2-2 चम्मच दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठंडी चीजों से परहेज करें। और सबसे जरूरी यशी जी ये है कि अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरीके से यशी आबादी बढ़ती जा रही है अभी और नई नई बीमारियां आएंगी। आपके द्वारा मैं एक सूचना देना चाहता हूं जनता को कि हमने कोविड की महामारी से कैसे पार पाया, इंडिया में सबसे आगे रहे हम। और यशी जी इसके लिए सरकार के साथ साथ मैं आपको और आपकी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने जनता को इस लेवल तक जागरूक कर दिया, बार बार हैमरिंग करके कि लोगों ने उस चीज को समझा और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन किया, वैक्सीनेशन करवाया। और इसी प्रयास के कारण देखिए WHO अब विचार कर रहा है कि अगले साल इस कोरोना वायरस को जो कमजोर होता जा रहा है इसको भी पैंडेमिक से हटा के सीजनल बीमारी की तरह कह दिया जाएगा, कि जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा आता है वैसे ही कोविड को भी ये अगले महीने मीटिंग में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि इसको भी आप पैंडेमिक खत्म हो गया, अब आप ये सीजनल मान के चलें कि ये हर सीजन में आएगा। तो यशी जी मैं आपके द्वारा जनता से यही बोलना चाहूंगा कि कृपया इस चीज की गंभीरता को समझें। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, इकोलॉजिकल हम लोगों ने बहुत ज्यादा नेचर को नुकसान पहुंचाया है, उसके कारण वातावरण में भी चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने भी अभी बताया कि कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि अप्रैल में इतनी कस के बारिशें होंगी, ओले गिरेंगे, तो ये सब नेचर की चेतावनी है कि अभी भी आप चेत जाएं। तो आप ध्यान रखें, नेचर को थोड़ा संभाल के रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत आसान है, दवाइयों की जरूरत नहीं है। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है। उसके अलावा सवेरे कम से कम आधा या पौन घंटा मेडिटेशन या योगा या कोई एक्सरसाइज करें। जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, इनसे परहेज करें। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क इत्यादि का सेवन करें। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते रहेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो नॉर्मल वायरस अपने आप में बहुत कमजोर होता है, लेकिन आजकल के वातावरण में इतना स्ट्रेस हम लोगों पे हो गया, पॉल्यूशन हो गया है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते। विकास जी, अभी हमने हमारी रिपोर्ट में मैंने कहीं पढ़ा कि जो इसका इन्फ्लुएंजा का टीका है वो असरदार नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए ये तो प्रूवन है मैडम कि इन्फ्लुएंजा का जो टीका है उसमें 70 से 75% तक प्रोटेक्शन है और ये टीका हर साल बदलता है। तो लेते समय आदमी को ये ध्यान रखना है कि ये पुराने बैच नंबर का तो नहीं है कि पिछले साल का टीका लगवा रहे हो मेडिकल स्टोर से, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जो नए बैच नंबर का टीका है ये हर बार बदलता है और नया टीका हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में आता है और व्यक्ति को अक्टूबर नवंबर में लगा लेना चाहिए और वो पूरे साल भर तक उस वायरस की जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उसके लिए काम करेगा और आपको 75% तक प्रोटेक्शन देगा। आदमी क्या गलती करता है, वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल एकदम लापरवाह हो जाता है कि भाई मैंने तो वैक्सीन लगा ली है,
अब मुझे ना मास्क पहनने की जरूरत है, मैं भीड़ भाड़ में निकल सकता हूँ। लेकिन वैक्सीन का असर होने में भी 30 से 35 दिन लगते हैं यशी। एंटीबॉडीज बनने में 30 दिन लगते हैं। आपने पहले ही लापरवाही करना शुरू कर दी, वैक्सीन लगवाई माने हम प्रोटेक्टेड हैं, और आपने मास्क का प्रयोग नहीं किया, वैक्सीन का एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी लेवल ऊपर नहीं आया, तो व्यक्ति ये सोचता है मैंने वैक्सीन तो पिछले हफ्ते लगवाई और मैं संक्रमित हो गया, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो ये मेन एक कारण है कि आदमी को ये लगता है या तो पुराने बैच नंबर की वैक्सीन हो, या फिर उसने वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 1 महीने प्रॉपर ये जो आपकी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं इनको फॉलो करना होता है, तभी वैक्सीन इफेक्टिव होगी। ठीक। विकास मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें इन्फ्लुएंजा वायरस से बचकर रहना है, कैसे हमें बचाव अपने बच्चों के लिए भी करना है। अब हम बच्चों की बात करते हैं विकास जी, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में देखिए बच्चों को आप मास्क नहीं लगा सकते, 5 साल से छोटे बच्चों को तो आप बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा सकते और वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जो बच्चे हैं इनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जाना, क्योंकि आप उनको मास्क नहीं लगा सकते, खेलेंगे भी वो, मनमानी भी करेंगे और उनको ये समझा पाना भी मुश्किल है कि इन्फ्लुएंजा वायरस फैल जाएगा। जी यशी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बच्चे, आपने बिल्कुल कहा कि मास्क भी नहीं लगाते हैं, क्राउडेड प्लेस पे भी जाते हैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि बच्चों में क्या होता है। अगर आप ध्यान रखें तो हमारी इम्यूनाइजेशन पॉलिसी होती है, हम बीसीजी वैक्सीन बच्चों में लगवाते हैं, पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं, हेपेटाइटिस की लगवाते हैं, और अब कई डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन मस्ट कर दिया। ना केवल डेवलप कंट्रीज, अगर आप हमारी मेट्रोपॉलिस सिटीज की बात करें जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, वहां पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि जिन जिन बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है उनको ये भी वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन दी जा रही है, जो कि उन्हें साल भर तक प्रोटेक्शन देती है। और आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति, जो माँ बाप सुन रहे हो, कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो हर साल आप अपने पीडियाट्रिशियन को आप दिखाने चाहते हैं तो आप फ्लू वैक्सीन की मांग करें और वो फ्लू वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि फ्लू वैक्सीन बच्चों में और अधिक कारगर होती है, 80% से ऊपर प्रोटेक्शन होता है। तो बच्चे अगर भीड़ भाड़ में जा भी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो 80 से 85% तक उनमें ये संभावना रहेगी कि वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, सीरियस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों का बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि किस तरीके से हमें बच्चों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि 65 साल से उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी इसका खतरा ज़्यादा है, उनको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जो बीच के लोग हैं 5 साल से ऊपर और 65 से कम, क्या इन पर ये इन्फ्लुएंजा असर नहीं करता है, या करता है तो उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता? जी देखिए यशी जी, इन्फ्लुएंजा बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, कोई भी एज ग्रुप में, सब में असर करता है। लेकिन 5 साल से लेके 65 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहती है। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बनना शुरू होती है और 65 साल के बाद से इम्यूनिटी धीरे धीरे, क्योंकि एजेड हो जाता है, ओल्डर हो जाता है आदमी, तो उसकी इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाती है। बीच का जो पॉपुलेशन है उनकी इम्यूनिटी ऐसा माना जाता है लार्जली कि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उनको अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्शन होता है तो वो नॉर्मल नजला, जुकाम, खांसी, बुखार करके आता है, और 7 से 8 दिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि पैरासिटामोल ले लिया अगर बुखार और दर्द की शिकायत हो रही है, उल्टी आ रही है तो डोमपेरिडोम या डोमेस्टॉल ले लिया। प्लस इसके साथ साथ अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, क्योंकि वायरस जब कभी भी शरीर में अटैक करता है तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से शरीर के पानी में कमी हो जाती है। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो उतनी ज्यादा आपको पेशाब के द्वारा वो वायरस शरीर से निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में होता है, होता सब में है, लेकिन ये जो मीडियम वाली पॉपुलेशन है ये जनरली इसको पार पा जाती है, और कई बार तो उनको पता भी नहीं लगता है कि उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है।
बिल्कुल। विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। आपको बता दें कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और यूपी में कई जगह पर केसेस देखने को मिले हैं, दिल्ली में कई जगह पर इसके केसेस देखने को मिले हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों में इन्फ्लुएंजा के केसेस मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, ये तमाम जानकारी आज हमने आपको जनहित में दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। थैंक यू।